नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी बिगुल बजा देने के बाद मैं आप लोगों के साथ इस पर एक चर्चा करूंगी, इसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अमीन उत्तर प्रदेश में पैर अपने जमा सकती है, किस तरीके से फायदा मिल सकता है, फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा या नुकसान होगा, किसके साथ असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करना चाहते हैं, किसके साथ वो जाएंगे, किसके पाले में उन्होंने गेंद डाल दी है। ये तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे होंगे, लेकिन इस पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं एक छोटा सा एनालिसिस इस पर कर पाऊँ आप लोगों के साथ। कल बहराइच के मटेरा में उन्होंने अपनी जनसभा की और अपना पहला प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से जब बात की तो कई सवालों के जवाब दिए। कुछ सवालों पर वो बचते हुए नजर आए, कुछ सवालों पर गुस्सा भी हो गए। जैसे कि किसी ने उनसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो उन्होंने थोड़ा सा अनईजी होते हुए उसका जवाब दिया कि कोई किसी के साथ नहीं है, तो समय बताएगा। वास्तव में समय बताएगा कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। ये सब कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी और किसी भी निर्णय पे अभी नहीं पहुंचा जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी तस्वीरें बदलेंगी, बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बहुत सारे पन्ने पलटे जाएंगे। अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की 2027 की जो पटकथा है, उसका जो स्क्रिप्ट है, उसके अभी बहुत सारे पन्ने पलटे जाने बाकी हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि 27 में ना होकर के चुनाव पहले भी हो सकते हैं, 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में भी हो सकते हैं, जनवरी स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि समय तो सभी के पास बहुत कम है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही प्रीशियस समय है। अभी इसमें बहुत लोग आपको पाला बदलते हुए इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी सब आते हुए आपको अभी दिखाई देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो उन्होंने कल से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया और पहले प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया। भाजपा विरोधी जो खेमा है उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, बहुजन समाज पार्टी अभी इस पूरी कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट में नहीं आई है, तो उनमें खलबली मच गई है। गठबंधन वो सपा से करेंगे या बसपा से, इस पर लेकर के उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चीज उन्होंने बहुत जोर देकर के कही है कि भाजपा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल वो गठबंधन में जा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने शर्त रखी है कि हमको इज्जत की निगाह से गठबंधन में देखा जाए। उनका मतलब सीट के बंटवारे से और साथ साथ पूरी तरीके से उनसे बातचीत करके ही उनको उस तरीके से देखा जाए, ये कहने का उनका मतलब है। जिस तरीके से गठबंधन में कुछ ऐसे हो जाता है ना कि ये दे दिया वो दे दिया, कुछ कम ज्यादा ऊपर नीचे, ये चीज नहीं चलेगी। हमको पूरा रेस्पेक्ट वो मांग रहे हैं, तो कुछ गलत भी नहीं मांग रहे हैं इसमें। हम पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और पार्टी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। फिर जब मैंने जैसा कि जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई किसी के साथ नहीं है, ये तो अभी समय बताएगा कि कौन किसके साथ है। बहराइच में उन्होंने रैली की। AIMIM के यूपी अध्यक्ष को ही उन्होंने पहला प्रत्याशी घोषित किया। असदुद्दीन ओवैसी बहराइच पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने मटेरा विधानसभा से पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, बहुत दिलचस्प बात है, इसको मैंने शायद कल अपने थंबनेल में भी लगाया था, कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो या किसी देश में या अन्य किसी देश के किसी अन्य राज्य में, वहाँ बुलडोजर किसके घरों पर चलता है, ये भी उन्होंने साफ किया है इसमें। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसका जमकर विरोध किया है और साफ साफ ये कहा है कि अब नाइंसाफी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उन्होंने मटेरा को ही क्यों चुना, बहराइच के मटेरा को ही क्यों चुना, इसके दो कारण हैं। पहला, मटेरा विधानसभा मुस्लिम बहुल
क्षेत्र है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 45% है। यहाँ तकरीबन 3.5 लाख कुल वोटर्स हैं। इसमें से 1.5 से 1.25 लाख तक मुस्लिम वोटर्स हैं। सपा का लगातार 3 चुनाव इस सीट पर कब्जा रहा है। वर्तमान में सपा की मरिया शाह यहाँ से विधायक हैं। इससे पहले उनके पति यासर शाह भी 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। और दूसरा, बहराइच में 11वीं शताब्दी 1033-1034 के आसपास महाराजा सुहेल देव श्रावस्ती के राजा और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी मियाँ के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मार गिराया था। गाजी मियाँ की मौत के बाद उनकी मज़ार बहराइच शहर में बनाई गई। मटेरा इलाके से लगे इस क्षेत्रों में सालार मसूद गाजी की दरगाह का प्रभाव है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले और सालाना उर्स पर रोक लगा दी गई थी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां मेले और उर्स पर लगी रोक हटा दी गई थी। तो ये वजह भी रही है जहां से उन्होंने मुस्लिम समाज को एक पैगाम देने का काम किया है कि बहराइच इसीलिए चुना गया। एक तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, दूसरा जो गाजी मियाँ की मज़ार पर जो ये मेला और उर्स का जो मामला था उस पर काफ़ी विवाद हुआ था और ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। हालांकि उस पर से लगी हुई रोक हटा दी गई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर मेले की और सब चीज़ों की परमिशन नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से। इससे पहले ओवैसी 21 जनवरी 2025 को लखनऊ आए थे। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। इसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के साथ साथ उन्होंने स्टेक होल्डर संग बैठक भी की थी। तो ये तो मामला है इस तरीके से। अब इस पर एक्सपर्ट्स कुछ जो हैं वो किस तरीके से अपनी राय रखते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि राजेंद्र कुमार हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि बसपा से गठबंधन ओवैसी के लिए फायदेमंद होगा। ये बात तो बहुत लोग कह रहे हैं कि बसपा को ओवैसी यानी कि अमीन पार्टी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए। इससे एक तो क्या होगा कि जो मुस्लिम समाज है उसमें विभाजन होगा। कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे और कुछ ओवैसी से भी प्रभावित जो लोग हैं वो बसपा की तरफ आएंगे और साथ ही साथ बसपा के गठबंधन में आ जाने से बसपा का आधार मजबूत हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो बसपा का अपना खुद का वोट बैंक है वो टिका रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो छोड़ करके चले गए बसपा को या दूसरे को वोट दिया, उन लोगों की भी वापसी हो सकती है। तो कोई बुरा सौदा नहीं है गठबंधन में जाना बसपा के लिए। अब देखना यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आफ्टर ऑल क्या निर्णय लेती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ओवैसी ने आज तक भाजपा को हराकर एक भी सीट नहीं जीती है। जिस राज्य से वे आते हैं वहां भी भाजपा नहीं है। बिहार में जिन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती वे राजद की सीटें हुआ करती थी। ऐसे में यूपी में उनकी राजनीति कामयाब नहीं रही है, इसलिए गठबंधन करने से सपा को नुकसान होगा बल्कि फायदा नहीं होगा। वहीं एक और दूसरे एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ओवैसी नीट पर नहीं बोलते, स्मार्ट मीटर पर नहीं बोलते, यूपी में फैले भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। वे ऐसा बोलते हैं जिससे भाजपा को फायदा मिले। वहीं ओवैसी बसपा के साथ गठबंधन करे तो वो ज़्यादा फायदे में रह सकते हैं, क्योंकि बसपा के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है। ओवैसी के आने से के बाद कुछ सीटों पर मायावती को फायदा हो सकता है, ऐसा कहना है उनका। वहीं एक और जर्नलिस्ट हैं, वो उनका कहना है कि 2022 में 95 सीटों पर अमीम चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में उसे 4.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। ओवैसी भले ही एक भी सीट नहीं जीत सके हो, लेकिन कई सीटों पर सपा प्रत्याशी की हार का अंतर अमीम को मिले वोटों से कम था, यानी मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ था। ऐसी कई सीटें थी जहां सपा को जीत हासिल हो सकती थी। वहीं गठबंधन में बराबरी के रुतबे की बात करें तो सीधे तौर पर वो 200 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं, जो किसी हाल में भी मिलने वाली नहीं है। वैसे भी वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। कुछ सीटों पर का नुकसान जरूर कर सकते हैं, चाहे बिहार हो या बंगाल, वहाँ मुस्लिम वोटों का बिखराव करना चाहते हैं। अब यूपी में वो यही करना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन का चारा फेंका था, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो अलग अलग जर्नलिस्ट की अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग राय है कि किस तरीके से वो ओवैसी के यूपी में एंट्री
यूपी में ओवैसी की एंट्री को किस तरीके से देख रहे हैं, सब अलग अलग अपनी राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि बसपा के साथ जाने से फायदा होगा, बसपा को भी और अमीम को भी। कुछ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ जाने की उम्मीद मुझे बेहद कम नजर आती है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि एक तो वो कांग्रेस से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो तो वैसे ही कांग्रेस को सीटें देने में उनका दम निकल रहा है, तो वो तीसरे इंसान को कहां से अपने यहाँ एंट्री दे देंगे। खैर, बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, देखते हैं क्या होता है, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ, कौन इनको अपने साथ गठबंधन में लेता है। बहुजन समाज पार्टी अपने उसी स्टैंड पर रहती है या कुछ बदलती है, सारी चीज़ें अभी आगे आने वाले समय में पता चल जाएंगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प है और बहुत ही आप देखेंगे कि एक तगड़ा मुकाबला 2027, अभी फिलहाल तो हम 2027 ही कहेंगे क्योंकि उसी में ही चुनाव होने हैं। पहले करा दे सरकार तो वो कहा नहीं जा सकता। तो क्या कुछ होगा 2027 में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे अपने समय पर हो चुनाव तो ज़्यादा ही बेहतर है सभी के लिए, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा, सभी को समय मिलेगा। लेकिन बसपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, उसने टिकट बांटना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती अब लगातार एक्टिव होकर बैठकें ले रही है। आज भी उन्होंने ओबीसी को संबोधित किया है, ओबीसी पर पूरी तरीके से फोकस करने के लिए कहा है कि ओबीसी समाज बसपा में आए, बसपा से जुड़े और उनको पूरी रक्षा, सुरक्षा और पूरा अधिकार बसपा में ही मिल सकता है। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा जो मैं अपनी तरफ से कर पाई। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर हमारी नज़र बनी हुई है। मैं इसी तरीके से तमाम वीडियोज़ आपके सामने लेकर आती रहूँगी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, न सिर्फ बसपा बल्कि सभी पार्टियां, क्योंकि चुनाव में सभी लोग मौजूद हैं, सभी पार्टियां पूरी दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है। और हमारा चैनल राजपथ उत्तर प्रदेश है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं हर पार्टी की खबरें, हर पार्टी की एनालिसिस, चर्चा आप लोगों तक पहुंचाऊं कि किसकी क्या तैयारी है, कौन किस तरीके से लड़ रहा है, किसने प्रत्याशी घोषित करना शुरू किया, नहीं किया, व्हाटएवर जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो। तो जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।